चलिए एक बार सभी का स्वागत है फिर से। फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए और मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड द नेम ऑफ दिस क्लास दैट इज वॉइस। आज हम वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक पार्ट है ये। ट्रांसफॉर्मेशन में और बहुत सी बाकी चैप्टर्स आते हैं, बट एक्टिव पैसिव को भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्टिव पैसिव एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे हम आसानी से नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से बना लेते हैं। कुछ थोड़े से टफ सिचुएशन होती है, वो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक स्टेप बाय स्टेप आपको सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले वॉइस की। व्हाट इज वॉइस? वॉइस होता क्या है? बेसिकली अगर हम वॉइस की बात करें, वो वॉइस देखिए कि वॉइस होता क्या है। वॉइस का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस को बोलने का एक तरीका, ठीक है। यानी हम एक सेंटेंस को, एक ही बात को दो तरीके से बोल सकते हैं, चाहे उसको आप एक्टिव मोड में बोल दे, चाहे उसको आप पैसिव वॉइस में बोल दे, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव जब हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉइस दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक। अगर हम बात करें कितने तरह के वॉइस होते हैं, सबसे पहले होता है आपका एक्टिव एंड सेकंड होता है आपके पास में पैसिव, ठीक है बेटा। दो तरह के वॉइस होते हैं। अब इन दोनों तरह के वॉइस के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि कौन सा किस तरीके से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ वर्ब्स की, कुछ सब्जेक्ट की, कुछ ऑब्जेक्ट की। इसी तरह से कि इन तीन चार चीजों के कॉम्बिनेशन से आपका वॉइस आराम से तैयार हो जाता है। बट आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका। लेकिन जब एक बार सीख जाते हैं तो इसको आप आराम से शॉर्ट ट्रिक से या चीजें छोड़ छोड़ के स्किप करके आप इसको आराम से बना लेते हैं, ठीक। चलिए, तो वॉइस की अगर हम बात करें, एक तो वॉइस होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है व्हेन सब्जेक्ट एंड डूअर इज सेम, ठीक है ना। सब्जेक्ट एंड डूअर, जब सब्जेक्ट और डूअर एक ही व्यक्ति होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। व्हेन सब्जेक्ट एंड डूअर आर डिफरेंट। जब सब्जेक्ट एंड डूअर दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तब उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं? जहां सब्जेक्ट और डूअर एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन होता है, दैट इज एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जहां सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग होते हैं। मैं इसको आप दो सेंटेंस की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगा भाई इसको, ठीक है। पहला सेंटेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस है, रोहन हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। रोहन का जो प्रोजेक्ट था उसने वो सबमिट कर दिया है। दूसरा सेंटेंस है आपका, द प्रोजेक्ट हैज बीन सबमिटेड बाय रोहन। तो आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस ओवर हियर। अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप खुद समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव वॉइस है, ठीक है। अभी आपको ये बताने से पहले कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, आप सिंपल एक बात को समझिए कि यहाँ पर आप डूअर और सब्जेक्ट का खेल समझिए। ये रहा आपके पास में एक सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में इनिशियली हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब यूज होता है किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रोहन आपका कौन है बेटा? सब्जेक्ट है। ये सब लोग मान जाएंगे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बताइए इस सेंटेंस के अंदर जो पहला सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ साथ में रोहन सब्जेक्ट ही है, इसके अलावा और कुछ भी है? तो आप देखेंगे जो रोहन हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, रोहन ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। तब इसका मतलब ये हुआ, रोहन सब्जेक्ट तो है, इसके साथ साथ में इसमें डूवर यानी कि काम करने वाला, ठीक है, इसमें डूवर भी रोहन ही है। ये आपका सब्जेक्ट के साथ साथ में और क्या है बेटा? ये डूवर भी है, राइट। ये आपका डूअर भी है। जब ये सब्जेक्ट और डूअर एक ही व्यक्ति पर्सन है, ठीक है, तो यही सेंटेंस आपका होता है एक्टिव वॉइस। यही सेंटेंस आपका कैसे होता है? एक्टिव वॉइस, राइट। अभी आप इसको और थोड़ा सा समझेंगे ब्रॉड में। अब आप देखेंगे यहां पर ये आपकी वर्ब है इनिशियली,
ये तो द प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप आगे देखेंगे तो क्या ये जो सब्जेक्ट है आपका, जो आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन क्या ये डूअर भी है? क्या ये काम भी कर रहा? नहीं। आप कहेंगे कि सर डूअर तो है, इस बार रोहन है, ये आपका एजेंट है, यही काम कर रहा है आपका, तो रोहन आपका क्या है? डूअर है, राइट। रोहन कौन आपका? डूअर है। जब ये आपका डूअर है तो अब सीधी सी बात आप समझ जाएंगे कि ये इस बार डूअर है, तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग हो गए हैं। जिस सिचुएशन में सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग हो जाए, वही सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होता है। सबसे पहले तो आप ऐसे समझेंगे बात को, राइट। अब आपके दिमाग से ये वहम निकल गया होगा, जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है, क्योंकि ये चीज हमेशा नहीं होती है। जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट और डूअर अगर एक है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, और सब्जेक्ट और डूअर आपके अलग अलग है तो वो सेंटेंस एक्टिव नहीं होता, वो आपका पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई इस एक्टिव पैसिव की सेंस में, या नहीं है? अभी आ गई है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस आपने ये लिखा, आपको पता लगा मेरे पास में दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, दूसरा पता लगा आपको पैसिव वॉइस। अब आगे चल के देखते हैं हम। आगे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टिव की, एक्टिव में क्या होता है? इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट एंड डूअर इज द सेम पर्सन, ठीक है। सब्जेक्ट और डूअर इसमें एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। सबसे पहली बात ये समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात आपको इसमें क्या समझ में आई है, ठीक है ना? इट इट टेक्स, क्या लेता है? इट टेक्स एक मिनट, जो एक्टिव वॉइस है क्या लेता है? इट टेक्स इनिशियल वर्ब एंड इट्स, इनिशियल की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं। इट टेक्स ट्रांजेटिव कोमा इंट्रांजिटिव कोमा लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? ये जो एक्टिव वॉइस होता है क्या क्या ले सकता है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब ले सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ले सकता है, और लिंकिंग वर्ब ले सकता है। बट पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ एक सेंटेंस के थ्रू, इन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस होता है वो ऐसे कहता है कि आई एम आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आप देखेंगे क्रिकेट क्या है और प्लेइंग क्या है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है ही इज गोइंग टू मार्केट, राइट। और तीसरा सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिख दिए। अब इन तीनों सेंटेंस को आप ऐसे समझेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव कौन सी है, और लिंकिंग वर्ब कौन सी है। इन तीनों वर्ब के बारे में आपसे मैं कम से कम 3 से 4 बार ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है और क्या आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। तो आपको ये वर्ब सारी पता भी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये सारी वर्ब आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैंने बोला कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग के बाद में क्या आ रहा है? क्रिकेट आ रहा है। तो ये जो क्रिकेट है भाई साहब, अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका है?
ये ऑब्जेक्ट है आपका प्लेइंग का, तो ये कैसी वर्ब होगी आपकी, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। राइट, आप देखोगे गोइंग, गोइंग के बाद किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपकी प्रीपोजिशन आ गई। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद में आ गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट किसका, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो अलग हो गया, ये हो गया आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इस ये जो इज है इसके बाद में क्या आता है, डॉक्टर आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये कैसी वर्ब होगी, ये आपकी होगी लिंकिंग वर्ब। ये क्या होगी आपकी लिंकिंग वर्ब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आनी है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यही आनी है कि ये जो तीनों सेंटेंस है इन सभी का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनता है, ये इंट्रांजिटिव से बनता है, ये लिंकिंग वर्ब से बनता है। क्या पैसिव वॉइस के साथ भी यही हाल है, नो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रांजिटिव वर्ब, ये सिर्फ इसका पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी समझने वाली फिलहाल अभी यहाँ पर जो थी वो ये थी। ठीक है, अब इन तीनों सेंटेंस को अगर मैं बारी बारी से इनका पैसिव वॉइस बनाना शुरू करूं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग इसका पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते, रूल ही ऐसा होता है हमारे पास में। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं इसका पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर दूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, बन गया। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब आपको पता होगा किसी का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो वर्ब होती है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये भाई साहब की गोइंग वर्ब है, लेकिन ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो भैया जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। आप बोलेंगे सर मार्केट है, तो ये मार्केट गोइंग का नहीं है, ये तब होता है जब हम वैसे बोलो आई एम गोइंग मार्केट, तो गोइंग के साथ मार्केट डायरेक्ट लग नहीं सकता क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जो मार्केट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका टू का ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन जो टू है आपका इसका ऑब्जेक्ट है। तो भाई साहब इस गोइंग का इसका पैसिव वॉइस बना बिल्कुल भी असंभव है। अब आप बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, ये जो ही है इज है ये आपकी कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये क्या कह रहा है, ये जो ही है ये डॉक्टर को तो ही कह रहा है, तो यानी ये आपका क्या हुआ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये कौन हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, बचा आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में आता तो कुछ है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए इसका भी नहीं बन सकता। भाई साहब आप इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो कितनी दुविधा आपकी कम हो गई, आपको इतना तो पता लग गया कि किस वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। तो अब आते हैं पैसिव वॉइस पे, ये तो था आपका एक्टिव, अब आप ऐसी ही बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की बात करते हैं, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव में हम क्या करते हैं, इट टेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब लेता है। दूसरा, इज एम्फेसाइज वर्ब, ये वर्ब पे एम्फेसाइज करता है। तीसरी बात, इट टेक्स एजेंट, या इसको डूअर कहते हैं। जो आपका काम होता है एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, राइट। इट टेक्स बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या लेता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करेगा, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, बी प्लस थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट लेगा। ठीक है,
while changing the voice tense will not be चेंज। तो ध्यान क्या रखना है, जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाते समय आपको टेंस का चेंज नहीं करना है। टेंस चेंज नहीं है। टेंस आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा। दोनों केसेस प्रेजेंट के हो यानी कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जिसमें भी चल रहा हो सेम केस में चलेगा, सेम टेंस में चलेगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। सही है। आज बच्चे बहुत कम कनेक्ट हो रहे हैं, सब शिवरात्रि फेस्टिवल बना रहे हैं क्या? यहां तक बात मेरी क्लियर हो गई भाई, सभी को समझ में आ गया? तो ये रहा आपको बनाने का एक तरीका, कैसे बनाना है, ये सब चीजें रख करके आपको बनाना है। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मच बेनिफिट यू विल गेट। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई मेरी सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम इसमें। अब बनाने के रूल देख लेते हैं हम कुछ, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा, रोहन is running his shop. Rohan is running in the ground. 4. Preeti is learning English language. Number 5. My parents are walking in the park. ठीक है भाई, so I have written 5 sentences, so one by one करेंगे सभी को। ठीक है, चलिए देखिए वन बाय वन सभी सेंटेंसेस को एक बार देख लीजिए। ठीक है, वन बाय वन सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। राइट, हाँ, पहला सेंटेंस देखिए, कोशिश करिए बनाने की, अगर बन जाए तो आपसे। फर्स्ट सेंटेंस है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा है रोहन इज रनिंग ही शॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस को ब्रेक करना सीखते हैं। यहाँ पर मोहन जो है वो क्या है, वो आपका एक सब्जेक्ट है, राइट। और इज क्या है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेइंग क्या है आपका, ये आपका मेन वर्ब है, राइट। क्रिकेट क्या है, ये इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
तो जो मेन वर्ब है आपकी, आप देख रहे होंगे ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता लगा कि जिस भी वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जब ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको ध्यान क्या देना है, इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। आप जानते हैं ना क्यों बनता है, कि इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको देखना क्या है, अब आपको देखना ये है, एक सेंटेंस के थ्रू वो समझाता हूं मैं। एक अगला एक सेंटेंस देखिए, मैंने बोला प्रीति इज प्रीति इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया। अब आपको ये पता लग गया कि ये जो राइटिंग है आपकी, ये मेन वर्ब है। ठीक है, इस मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल है जी, एन एप्लीकेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए, जब हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव वॉइस बना रहे होते हैं, तो इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं और इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारे बड़े यूजफुल होते हैं, बड़े काम आते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव वॉइस है? इसकी आपकी दो पहचान है। पहली पहचान क्या है इसकी? पहली पहचान तो ये है कि यहाँ पर जो एक्टिव होता है, एक्टिव की पहचान क्या है? एक्टिव की पहचान ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और डूअर, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति होगा, एक ही व्यक्ति होगा, एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन, एक ही जो भी है, ठीक है ना, एक ही पार्टी होगी। तो यहाँ पर प्रीति है, प्रीति आपकी कौन है? सब्जेक्ट है, ये आपकी सब्जेक्ट होगी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन लिख कौन रहा है? राइटिंग कौन कर रहा है एप्लीकेशन को? देखा जाए तो राइटिंग भी आपकी यही कर रही है, प्रीति ही तो राइटिंग कर रही है। देखो, तो प्रीति कौन हुआ? काम करने वाला, काम करने वाले को बोलते हैं हम डूअर। तो यही बेटा इसका डूअर हो गया, राइट। ये इसका सब्जेक्ट भी है, इसका डूअर है। जहां पर सब्जेक्ट और डूअर आपका कोई और एक ही व्यक्ति होता है तो उसका ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो एप्लीकेशन कौन है? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? इसका, ये जो इसका ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय तो हमें क्या करना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही ढूंढने थे, मिल गए। अब इन्हीं के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इसी के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो पहली पहचान तो आपको ये पता लगी। दूसरी क्या पहचान लग गई? दूसरी पहचान लग गई कि आप देख लेंगे बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा। इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होने का कहीं भी। अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म मिल गया तो फिर ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो दो इसकी बेटा पहचान होती है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो ये तो आपका एक्टिव है, ये तो आपका एक्टिव है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रीति सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसको उठा करके इधर ले आओ। एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद में, एप्लीकेशन के बाद में क्या आएगा? यानी पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे मान के चलिए आप। अगर आप फॉर्मूले की ही बात करेंगे बच्चों की तरह, तो मैं आपको फॉर्मूला भी देता हूँ। एक्टिव का फॉर्मूला ये होता है कि आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ भी दे देंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, राइट। अब पैसिव वॉइस का क्या होगा? पैसिव वॉइस का कुछ ऐसा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, जो आपका एक्टिव है, यानी ये, ठीक है, ये आएगा। फिर इसके बाद में यही हेल्पिंग वर्ब, ये जो मेन वर्ब है इससे पहले आप लगाएंगे क्या? बी, और बी के बाद में क्या लगाएंगे? ये वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। तो बेटा ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक चक्र तैयार। इस तरह से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को बना के देख लो। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इधर आ गया, ठीक है, ये आपका उधर जाएगा, लेकिन जाने से पहले आप लगाएंगे एन एप्लीकेशन इज, ठीक है। अब इसके बाद आएगा बी, आपको पता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है आईएनजी की, तो इसमें लगा देंगे बीइंग, ठीक है ना। अब बी की रिक्वायरमेंट होती है थर्ड फॉर्म की, तो रिटर्न, राइटिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न,
ठीक है ना। अब हमारे पास में एजेंट कौन है, एजेंट है हमारे पास प्रीति। जब हमारे पास में ह्यूमन बीइंग एजेंट होता है तो प्रीपोजिशन लगती है बाई, बाई, ठीक है, बाई प्रीति, राइट। अब ये मत सोचना कि हर बार प्रीपोजिशन बाई लगेगा, नहीं, डिपेंड करता है कि आपका आपका ये सब्जेक्ट कौन है, आपका ये सब्जेक्ट कौन है, इस पे डिपेंड करता है कि बाई लगेगा नहीं लगेगा, समझे ना। क्लियर है, ये तो डिपेंड करता है। तो अभी अब वो सेंटेंसेस अब आराम से आ जाइए, अब आराम से देख सकते हैं आप। रोहन इज रनिंग हिज शॉप, ठीक है। अब देखेंगे रोहन क्या आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है आपका, इज क्या है भाई आपका, इज आपका हो गया, इज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। रनिंग क्या हो गया आपका, रनिंग आपका मेन वर्ब हो गया। अब इस रनिंग के बाद में देखना लिखा हुआ है हिज शॉप, हिज शॉप क्या आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, रनिंग के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये आपका रनिंग क्या आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब को हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, हिज शॉप इज, इसके बाद में बीइंग रन ठीक है बाय रोहन, राइट। अब अगला सेंटेंस है पायल। क्या बात भाई, आज लोग आप लोग क्या छुट्टी बना रहे हो क्या आज, सब लोग छुट्टी पर है क्या आज, शिवरात्रि की छुट्टी बना रहे हो क्या बेटा आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत दिन पे पढ़ाने आ गया आज। हाँ जी बताइए, पायल क्या कह रहे हो बताओ। चलिए ठीक है, जो भी है शुरू करते हैं। तो इस बार देखो ऊपर जो रनिंग है और इस रनिंग का अपना एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ये रनिंग है, इस रनिंग के बाद में जस्ट प्रीपोजिशन आ गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये कैसी होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि कोई बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जो वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो तो इनट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो ये वाली जो रनिंग है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, तो इसका भाई साहब पैसिव वॉइस आप बना नहीं सकते, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। अगला सेंटेंस है प्रीति इज लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, तो क्या आएगा, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज इज बीइंग लर्नड बाय प्रीति, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका माय पेरेंट्स आर वॉकिंग। जो वॉकिंग है आपका, इस वॉकिंग को अगर आप देखेंगे तो इन द पार्क बोल रखा है, यानी कि प्रेपोजिशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे प्रेपोजिशन आया, तो जैसे ही प्रेपोजिशन आया तो ये आपका कैसी वर्ब होगी, ये होगी आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब देखो ये भी क्या थी आपकी, ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है, किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपकी टेंशन काफी हद तक तो यहीं पर समाप्त हो गई कि आप जिस चीज का ट्रांजिट पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है, किसी का नहीं बना सकते आप। सही है भाई, क्लियर हुआ कि पैसिव वॉइस हम किसी का कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही पैसिव वॉइस लेकर चल रहा हूँ। तो बड़े सिंपल, बड़े आसान, बड़े आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आज पहले दिन पैसिव वॉइस का सिर्फ बेसिक बेसिक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले ये आपका तैयार होगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल के लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी दम नहीं होता, बड़े एडवांस लेवल के बड़े अच्छे अच्छे पैसिव वॉइस भी होते हैं, अगर आपको पता हो तो।
ठीक है ना, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, चलो चले आगे। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा कुछ अलग, अगर हम ध्यान दें इन चीज़ों पे, अगर आपको बेसिकली अगर आप इन चीज़ों का ध्यान हो तो देखो मैं और क्या करा सकता हूँ आपको कॉन्टिन्यूस में। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले जाओ, बहुत बार आते हैं इंटेरोगेशन नेगेटिव, ये काफ़ी आसान होते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है ना, हम उल्टा सीधा अपने आप कर देते हैं, पता नहीं होता है क्या, उल्टा सीधा स्ट्रक्चर लेके बैठ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो जरा आराम से देखिए। मैंने बोला इसमें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में सेंटेंस नंबर 1, इज ही, इज ही वॉचिंग मूवी, आसान सेंटेंस। दूसरा, आर दे, आर दे डूइंग द शॉपिंग, इज शी पेंटिंग हर हाउस फॉर, आर यू, आर यू प्रिपेयरिंग स्वीट्स जन्माष्टमी। ठीक है, so I have written the sentences, आपको लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगी, जब मैं पढ़ा के निपटूंगा तो यहाँ पर मैं क्यूआर कोड ओपन कर दूंगा, आप उसको एकदम से स्कैन कर लेना और वो पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। राइट, वो पीडीएफ बेटा आपके पास आ जाएगी, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है बेटा, चलिए। अब ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और सभी के सभी सेंटेंस ही आपके इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव में बना हुआ तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में बना दीजिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें इंटरोगेशन में। ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ इसने इज ही आपका कौन है, ही आपका सब्जेक्ट है, पेन चेंज कर लेता हूं, ये आपका सब्जेक्ट है। मूवी क्या आपका, मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। आपको पता होगा पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव का पैसिव और पैसिव को एक्टिव वॉइस बनाना होता है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो अब ये आप वर्ब लगा देंगे पहले, तो इज मूवी, मूवी के बाद में क्या लगाएंगे, बीइंग, इज मूवी बीइंग वॉच्ड, किसके द्वारा, बाय, ही की जगह जाएगा हिम, बाय हिम, क्वेश्चन मार्क ऐसी कैसे लगा देंगे एज इट इज। राइट, हाँ, आप, मैं क्लास जैसे ही फिनिश करूंगा, एक यहाँ पर ये वाला जो शेयर लिखा हुआ ना, इसका क्यूआर कोड ओपन कर दूंगा। ठीक है, उसको आप एकदम से स्कैन कर लेना और वो पीडीएफ फॉर्म में जितना भी मैंने पढ़ाया, एक एक स्लाइड, जो ये आपकी स्लाइड दिख रही है ना आपको, देखो जितनी भी स्लाइड आपको दिख रही है ये सब आपके पास आ जाएंगी सारी स्लाइड।
ठीक है बेटा, सब आपके पास आ जाएंगे, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आर दे डूइंग द शॉपिंग, ठीक है ना। अच्छा, द 2 बार लिखा गया, तो आप कैसे बनाएंगे यहाँ पर द शॉपिंग, अब यहाँ पर आर लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है, सब्जेक्ट की वजह से हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर एक्टिव आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पैसिव वॉइस भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनाना, अगर पैसिव आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो एक्टिव बनाएंगे तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही बनाएंगे। ये आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं है कि आपके टेंस भी चेंज हो जाएंगे, इसमें टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर इस बार आर की जगह इज लगाया, क्योंकि शॉपिंग आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। इस शॉपिंग बीइंग, बीइंग का हो जाएगा डन, बाई हो जाएगा, बाई किसके द्वारा, दे का क्या हो जाएगा, दैम, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और जो दे होता है वो तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट होता है दैम, तो दैम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है इज शी पेंटिंग हर हाउस, ठीक है। तो अब ये जो हर हाउस है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा आपका, इज हर हाउस बीइंग पेंटेड बाय हर, तो यह क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने फिर से। बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे हम, आर यू प्रिपेयरिंग स्वीट्स, ठीक है ना। तो आर यू प्रिपेयरिंग स्वीट्स, तो स्वीट्स आपका क्या है, तो इज आर स्वीट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर जन्माष्टमी बाय यू, ऐसे बन गया, जन्माष्टमी में एन लगना था यहाँ पर, वो छूट गया आपका, ठीक है भाई, ऐसे बनाना था आपको पैसिव वॉइस। अब बताइए, अब किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अच्छा, देखते दूसरी ऐप पर कितने बच्चे हैं। राइट, क्लियर हो रहा है बात। ऐसे करके आप इसको इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, और ऐसे आप इसको नेगेटिव में ले जा सकते हो। सेंटेंस को बनाना बहुत आसान होता है, कोई टफ बात नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आराम से बना सकते हैं। और भाई कॉन्सेप्ट में अगर आपके दम नहीं है तो फिर आप परेशान होएंगे होएंगे, ठीक है। देखो, अगर एक सेंटेंस में फिर से यहाँ पर लिखूँ आपके लिए, अ, अगर आप WH फैमिली में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोलूँ मोहित इज नॉट, मोहित इज नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई आर यू ईटिंग फूड, वाई आर यू ईटिंग डिनर दिस टाइम, राइट। तीसरा सेंटेंस है, वेयर आर, वेयर आर दे, वेयर आर दे गोइंग, ठीक है, फॉर
why is he why is he earning money। ठीक है, ऐसे हम 3-4 सेंटेंस और बना लेते हैं। तो जब सेंटेंस हम देख पाएंगे तो आपको क्या पता लग रहा है कि सेंटेंस भी आपके काफ़ी नॉर्मल से है और इनको चेंज करने के लिए सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट की जरूरत है। मोहित इज नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाए, बास्केटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मोहित। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझे? ठीक है, अब लेट आते हैं तो समझेंगे ही नहीं। तो इज का इज रहने दिया, और आपको पता है इसके बाद में बी लगेगा और इसकी आईएनजी चाहिए है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब की डिमांड करता है, तो मेन वर्ब में ही तो आईएनजी लगाएगा, कोई और थोड़ी लगाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, आईएनजी आ गया। ठीक है, अब आपको पता है बी के बाद में आपको थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर प्ले की प्लेड होगी, और ये आपका रहा प्रेपोजिशन, और ये रहा आपका एजेंट यानी डूअर। मोहित कौन आपका यहाँ पर, ये आपका डूअर है। ठीक है, बास्केटबॉल क्या है यहाँ पर, बास्केटबॉल आपका सब्जेक्ट है। ये आपको पता ही होगा, जहाँ पर सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग होते हैं वही आपका कौन होता है, वही आपका पैसिव वॉइस होता है। जहाँ सब्जेक्ट और डूअर एक व्यक्ति पर्सन होता है वो आपका क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। तो दोनों में बेसिकली यही अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई आर यू ईटिंग डिनर दिस टाइम। ठीक है, तो ये आपका डिनर क्या हो गया, ऐसे डिनर। ठीक है ना, और ये आपका हो गया वाई, इस बार हमें चेंज करके बनाना है, वाई इज डिनर बीइंग ईटन दिस टाइम बाय यू। राइट, सेंटेंस को आप इस तरह से बोलेंगे करके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वाई आर दे गोइंग। तो गोइंग कैसी वर्ब है बेटा, गोइंग आपकी इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि गोइंग के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो उसके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तभी तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। जब ट्रांजिटिव वर्ब ही नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये मैंने जानबूझ के लिखे हुए हैं जिससे कि आप समझते चले। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई इज ही अर्निंग मनी। अर्निंग आपका एक वर्ब है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है मनी, तो क्या आ जाएगा, वाई इज मनी बीइंग अर्न। देखो बी में आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि इज की रिक्वायरमेंट होती है आईएनजी की। पहले तो ये अर्निंग में लग रहा था क्योंकि अर्निंग का तो अर्न बन जाएगा, क्योंकि बी की बेसिस में थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो वाई इज मनी बीइंग अर्न बाय बाय ही का हिम हो जाएगा, क्योंकि बाई के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ही रहा। ठीक है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए जल्दी, इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो आने वाले टाइम में प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस और एक स्ट्रेंथ, यानी कि इंसान के अंदर एक शक्ति, एक पावर, एक सशक्तनेस लेकर आता है। इसी के साथ साथ अपना मौसम भी चेंज होता है, यानी वेदर क्लाइमेट भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसी महाशिवरात्रि आता है उस दिन से
हमारे सर्दी के जो फेस्टिवल होते हैं उनका डंका बज जाता है, यानी कि घंटी बज जाती है कि आज से आपके अच्छे वाले फेस्टिवल शुरू। यानी कि महाशिवरात्रि, फिर उसके बाद में तीज आएगा, फिर उसके बाद में जन्माष्टमी आएगी, फिर आपका ये रक्षाबंधन साथ में चलेगा। देन उसके बाद में आपका ये 15 अगस्त भी आ गया। ये महीना आप देखेंगे ना तो अब ऐसी आप बड़ी खुशनुमा माहौल में आप निकाल देंगे, ठीक है। और इसके साथ में फिर आपके नवरात्र आ जाएंगे, फिर आपका दशहरा, दिवाली, भाई दूज, ठीक है। नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, और जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत कल्चर्ड और बहुत हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी लेकर आते हैं। और काफ़ी हम इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं सभी, ठीक है। और बड़ी खुशी की बात होती है कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, हम इन सब चीज़ों को करते हैं। बट इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बच्चे एस्पिरेंट होते हैं, जो तैयारी करने वाले होते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को बड़ा दुख होता है कि काश मैं इस साल जॉब पे होता। क्योंकि कुछ बच्चे 2 3 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं काश मैं इस बार जॉब पे होता तो मैं फेस्टिवल अपने पैसों से सेलिब्रेट कर रहा होता, ठीक है। मुझे इस बार भी अपने पापा पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, अपनी मदर से नहीं पैसे लेने पड़ते। बट ऐसा हो रहा है कभी कभी, कुछ बच्चे हताश भी हो जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, ये जो आने वाला जो पीरियड है ना, 3 महीने के आसपास का तकरीबन, ये बड़ा ही हैक्टिक सा होता है। घरों के काम में लगे रहते हैं, हम इधर उधर के काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहने का सबसे यही अनुरोध है, निवेदन है कि इस फेस्टिवल के बहाव में आप मत बह जाना, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी आ रही है, आपके एग्जाम्स भी नज़दीक है। तो आप इस बार छोड़ दो, भूल जाओ कि एग्जाम्स की आपको करना भी है, क्योंकि आप ये तो हर बार आते रहेंगे, फेस्टिवल तो सब हर साल आते हैं। मगर जो अपना वैकेंसी भरा है, जो अपना फॉर्म फिल किया है, वो हर बार नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भैया तैयारी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 मिनट जरा होल्ड करिए आप लोग, 1 मिनट बस। हम्म, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी, बीच में मुझे इंटरप्ट कर दिया था किसी ने। मेरे एडिटर ने कुछ पीपीटी बना रहा ना, दूसरे बैच के लिए बनाता है, तो वो देखनी होती है, दिखाना होता है। मैंने कि मैं बाद में देखूंगा भाई, ठीक है। चलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें, एग्जाम्स के लिए तैयार रखिए। फेस्टिवल्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये तो नियति में ऐसे लिखे गए हैं कि इनको कोई टाल ही नहीं सकता, आप रहे ना रहे। हमारे होने से पहले भी ये सेलिब्रेट होते हैं, हमारे होने के बाद भी ये सेलिब्रेट होंगे। बट हम लोगों का जो ये कि 60 से 70 साल का एक जीवन होता है ना, ये बहुत बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और हम इस जॉब को, इस काम को जो हम कर रहे हैं, जिसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसे हम 25 साल तक हासिल कर ले, 25 26 27 27 28 तो बहुत लास्ट में मानता हूँ, हासिल कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। हम्म, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट जरा। ठीक है, तो ये लास्ट होता है। तो मेरा बस यही निवेदन है, सब लोग तैयारी में लगे रहे, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े, फेस्टिवल सेलिब्रेट एंड मौके पर पहुंचिए। पूजा हो रही है, तुरंत पार्टिसिपेट करिए, बट पूजा के लिए व्यवस्था मत करिए, व्यवस्था घर वाले कर लेंगे। जब आपकी जॉब लग जाएगी, व्यवस्था पूरी ज़िंदगी आप ही को करनी है, फिर कोई नहीं आएगा व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उस समय फिर आपका भी एक घर होगा, ठीक है, बीवी बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, जो भी है, ठीक है। आप भी अपनी एक जिम्मेवारी शुरू करेंगे, आप भी एक नया लाइफ शुरू शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं हूँ ना, मेरे घर पे जब मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, मेरे घर पे कोई भी चल रहा होता है ना, मैं आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे सब देखते रहते हैं। मुझे क्या करना होता है, मुझे जाकर पार्टिसिपेट करना होता है एंड मौके पर।
अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, उसी में लगा रह जाऊँगा, तो आपको कैसे पढ़ाऊँगा और बाकी बैचेस कैसे पढ़ाऊँगा? तो मेरा हर वक़्त एक ही मोटिव रहता है कि बस आप लोगों को पढ़ाना और कंटेंट देना। आप ज़्यादातर मुझे देखते होंगे, मेरी क्लास में आपने तकरीबन मेरी 50 क्लास ले ही ली होगी अब तक। उन 50 क्लास में आपने ये देखा होगा कि मैं पढ़ाने के अलावा कुछ काम करता ही नहीं हूँ। आपने बहुत सारे टीचर देखे होंगे यूट्यूब पे, 5 क्वेश्चन कराते हैं, आधा घंटा निकाल देते हैं, बक, 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 बक करते रहते हैं। अच्छा, कंटेंट में दम नहीं होता उनके, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब जिसके कंटेंट में दम होता है तो उसे कंटेंट पढ़ाने में बहुत मजा आता है, वो कंटेंट ही पढ़ाता रहता है। क्यों पढ़ाता है? उसका रीजन है, क्योंकि उसके पास में बक बक करने के लिए टाइम नहीं है। और जिसके पास कंटेंट में दम नहीं होता, वो बक बक ही करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। या होता भी है तो मेरा ये मानना है कि टाइम किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। आप चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे आप पेड में पढ़ रहे हो, अगर आपने पैसा पे किया है तो आपको हर वक्त ऐसा फील होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ में हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये मुझे मेरी नैया पार करा देंगे। और जब तक हम आपको पूरे दमखम के साथ नहीं पढ़ाएंगे, तो आप अपना दमखम कैसे दिखाएंगे? ठीक है। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आपसे कुछ बोलूं। तो आज मेरा बोलने का इसलिए मन किया क्योंकि मैं भी क्या देख रहा हूँ कि आज बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे हैं मेरे साथ में। ठीक है। उसका रीजन यही है, क्योंकि बच्चे आज शिवरात्रि में बहुत इन्वॉल्व होंगे। बेटा, शिवरात्रि हर साल आएगी, ठीक है ना? लॉर्ड शिवा हमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। वो जानते हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपको पेरेंट्स ने काम दिया है पढ़ने का और जॉब लेने का, आप उसे लो। शिवरात्रि में हर साल सेलिब्रेट आपकी कराते रहूँगा, आप कर लेना, बाद में कर लेना। जरूरी नहीं है कि एक बार आप नहीं करेंगे तो कुछ दिक्कत आ जाएगी, नहीं। भगवान इस तरह की डिमांड कभी रखते ही नहीं है। ठीक है, राइट। तो आपको अपने एग्जाम से हमें फोकस करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं देखना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो हम आगे चलते हैं आज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं पैसिव वॉइस को, हल्का फुल्का। ठीक है, फिर हम कल की क्लास में दें। अभी आज मैंने आपको बेसिक कराया, बेसिक के बाद हम कल परसों में एडवांस हो जाएंगे। आपको पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीका, आप जानते ही है। मैं सबसे पहले आपको बाइक पे बैठाता हूँ, 10 की स्पीड से लेके चलता हूँ, थोड़ी दूर तक लेके चलता हूँ, 10 20 30 40 50, फिर ठीक है। और जब तक वापस आ रहे होते हैं ना, 100 की स्पीड से हो रहे होते हैं हम, ठीक। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बनाना इतना ज़्यादा आसान है। आप आप कोई सा भी टेंस बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि टेंस आपको चेंज नहीं करना। अगर हम इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज नहीं लेते, क्योंकि इंडेफिनिट के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बातें समझानी है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए, ठीक है। मुझे लगता है परफेक्ट का भी टाइम नहीं बचा है। टाइमिंग हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बट कुछ सेंटेंसेस अभी भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम परफेक्ट की बात करें, अगर हम परफेक्ट की बात करें, मुझे ऐसा लगता है पेन थोड़ा सा, अगर हम परफेक्ट की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? इट टेक्स, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव, राइट। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इट टेक्स, हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस डूअर कह दो उसे, या एज एन टी भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये इसका सीन होता है, पैसिव वॉइस का। ये क्या होता है आपका, ये आपका सीन किसका होता है? ये आपका पैसिव वॉइस होता है। ये किसका सीन होता है? ये आपका एक्टिव का होता है। सही है। एक्टिव वॉइस में आपको कुछ और करना होता है, पैसिव वॉइस में आपको कुछ और करना होता है। सिर्फ दो एग्जाम्पल समझाएंगे आज। पहला, रोहन हैज bought a new cell phone, ठीक है। दूसरा, दीपक एंड
मयंक have opened a new बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर मैंने बेटा दो सेंटेंस लिए बड़े आसान से। तो अगर इसका मैं पैसिव वॉइस बना दूं, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, कैसे बनाएंगे? आ न्यू सेल फोन। ध्यान रखना होता है जब ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट कौन है? सेल फोन। तो सेल फोन के जो अपने ये एडजेक्टिव है ये भी साथ में आएंगे, इसके एडजेक्टिव डिटरमिनर साथ ही चलेंगे। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा? आ न्यू सेल फोन हैज, आपको बताइए हैज के बाद बीन लगेगा, बीन। आपको बताइए बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी बोट। बोट के बाद आपकी क्या लगेगा? प्रीपोजिशन बाय। कौन है? रोहन। बाय फुल स्टॉप। ये रहा इसका पैसिव वॉइस। A new cell phone has been bought by रोहन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दीपक एंड मयंक हैव ओपन अ न्यू बिजनेस। तो ये आपका रहा ऑब्जेक्ट, ओपन आपका क्या है? वर्ब। तो वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो अ न्यू बिजनेस, a new business has been opened by दीपक एंड मयंक। ठीक है, तो यहां पर दूसरा सेंटेंस मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, है नहीं? दूसरा सेंटेंस मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। तो ये रही मेरी आज की क्लास, और अभी इसी क्लास के लिए मैं क्यूआर कोड ओपन करता हूं, जिसकी पीडीएफ आप अपने पास ले सकते हैं स्कैन करने के साथ में। ये लीजिए बेटा, स्कैन कर लीजिए। यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा उधर, तो अब क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, देन मैं क्लास को फिनिश करता हूँ, जल्दी कर लीजिएगा। भाई आपने स्कैन कर लिया क्या? अगर कर लिया तो यस बोलिए फटाफट, मैं क्लास को फिर फिनिश करता हूँ। यस, स्कैन तो हो गया है, चलिए।